नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की पुस्तक। पहले दोस्तों हम कक्षा 6 करेंगे, उसके बाद 7, 8, 9 और 10 करेंगे। और इसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े और जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों ये 10 पार्ट हैं, उसका हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। देखिए, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन और संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति और कला। उसके बाद में दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान एक परिचय। तो बस ये छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का, और 5 वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर आपकी पूरा राजस्थान अध्ययन क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करें तो दोस्तों ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम 869। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान से जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो अधिक है। और राजस्थान में ज़िले 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर। तो दोस्तों जो सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में होता है और सबसे पूर्व में कौन सा है? धौलपुर है, इसीलिए सूर्योदय धौलपुर में पहले होगा। जयपुर संभाग का डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो अलवर आप कन्फ्यूज होने, अलवर भरतपुर संभाग में नहीं आता है, ये जयपुर संभाग में आता है। और जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। सिरोही दोस्तों ये जोधपुर संभाग में आएगा, कहीं आप इसे उदयपुर न कर दें। बीकानेर संभाग के जिले बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ है। और उसके बाद में अजमेर संभाग के जिले की बात करें, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो दोस्तों जो भीलवाड़ा है ये जो मेवाड़ में आता है, ये अजमेर संभाग में आता है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद में उदयपुर संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में। भरतपुर संभाग के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, इसमें अलवर नहीं है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य से, और 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो एमपी की है। सबसे छोटी सीमा पंजाब की है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 1,070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जो रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, वही राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है। राजस्थान का इतिहास, सेकंड टॉपिक देखते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। तो दोस्तों राजस्थान जनपद और अंचल में विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। जो पश्चिमी राजस्थान का पूरा एरिया है इसे मरु प्रदेश कहते थे। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनपद मरु प्रदेश। दोस्तों आर्य आपने रामायण में सुना होगा, रामायण देखी तो वो बार बार आर्य संबोधित करते थे। ये मरु प्रदेश से मिला है। जंगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग।
जंगल प्रदेश की राजधानी आई छतरपुर नागौर को कहते हैं। आई छतरपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो दोस्तों ये जंगल प्रदेश में रुके थे। श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में से मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी तो दोस्तों ये विराटनगर थी, अभी जयपुर में है हाल फिलहाल। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? अलवर में आता है और जयपुर के मध्य का भाग है। अलवर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। शाहपुरा विराटनगर। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो दोस्तों ये चीनी यात्री युआन चुआंग, या इसे वैनसांग कहते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको सूरसेन नाम से जानते थे, ये आपको याद कर लेना है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। ये मथुरा तक और आगरा तक फैला हुआ था सूरसेन। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? तो दोस्तों यूनानी लेखक था सिकंदर, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और पोरुष के साथ युद्ध हुआ था। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों बयाना प्रशस्ति मिलती है। बयाना प्रशस्ति कहाँ है? भरतपुर में है। और सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में से कौन सी जातियाँ राजस्थान आकर बसी? तो ये मालव, सीवी और अर्जुनायन, ये 3 जातियाँ सिकंदर के आक्रमण से राजस्थान आकर रहने लग गई। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये जातियाँ थी दोस्तों उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र पर इन्होंने किया था। उदयपुर के आसपास सीवी लोग रहने लग गए। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? सीवी जनपद के नाम से। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो माध्यमिका। माध्यमिका किसे कहते हैं वर्तमान में? चित्तौड़ को कहते हैं। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़ के पास, ये नगरी गांव है यहाँ से भी। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेदपाट या प्रागवाट कहते हैं, यानी मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट। राजस्थान के भरतपुर, अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? दोस्तों यहाँ अर्जुनायन लोग ने आधिपत्य स्थापित किया। मालवों की शक्ति का केंद्र? नगरी, टोंक। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो ये दोस्तों नांदसा अभिलेख भीलवाड़ा से मालवों की विजय का युग अभिलेख मिलता है, आपको ध्यान रखना है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? तो दोस्तों जनपद व्यवस्था कैसे हो गई थी? 5वीं सदी में हूण आक्रमण ने तो जनपद खत्म हो गए। हूण एक विदेशी जाति थी, हूण शक। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? दोस्तों वर्ध संहिता नामक ग्रंथ से जनपदों के पतन का वर्णन मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग के नामों से जाने गए। तो दोस्तों मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। तो फिर ये क्षेत्र बाद में बटे हैं जनपद समाप्त होने के बाद में। ये 5वीं सदी की बात है लगभग। उसके बाद में प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही हैं? तो 7 राजधानी रही हैं मेवाड़ की आज तक। नागदा रही है, शुरुआत की राजधानी नागदा थी दोस्तों जब बप्पा रावल थे। उसके बाद में आड़ है, कल्याणपुर भी रही है, चित्तौड़ रही है, कुंभलगढ़ भी रही है। कुंभलगढ़ दोस्तों ये संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ की। और चावंड ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह की संकटकालीन राजधानी रही है 1585 से लेकर अमर सिंह के काल तक। फिर उदयपुर तो बाद में रही है राजधानी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 7 राजधानी। ये करमबाई जैन, नागदा, हाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र बागड़ या वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों ये 2 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरड़ क्षेत्र को वागड़ कहा गया है। पिलानी क्या पड़ता है? झुंझुनू। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से। मंडौर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद में कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से कोटा बूंदी का क्षेत्र जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस
जनजाति का शासन था? तो मीणाओं ने राज किया यहाँ पर। बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से। कछवा वंश से पहले इसका शासन था मीणा और बड़गुजरों का था, जयपुर में भी दोस्तों, आमेर के आसपास क्षेत्र में। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? यह मेवात क्षेत्र है दोस्तों। अलवर और भरतपुर के आसपास का जो मुस्लिम लोग रहते हैं इन्हें मेवात कहते हैं। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेव जाति है, ये मुसलमानों में आते हैं। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खान मेवाती। ये दोस्तों हसन खान मेवाती वही है जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, बाबर का नहीं दिया दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। हसन खान मेवाती ने किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ाई लड़ी थी? खानवा के युद्ध में, 1527 की बात है। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? मालवा के नाम से। शेखावटी क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? चूरू, झुंझुनू और सीकर को। अजमेर और ब्यावर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवड़ा। तो दोस्तों ब्यावर है, बिहार नहीं है। अगला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों 2 भागों के अंदर, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। प्रत्यारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दोस्तों घटियाला अभिलेख, ये जोधपुर के अंदर है, गुर्जर प्रत्यारों का। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, जो भीलवाड़ा है, ध्यान रखना आपको। और रावल समर सिंह के युग की जानकारी चीरवा का शिलालेख, रावल समर सिंह जो मेवाड़ के थे। जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ? तो चौहान वंश की जानकारी मिलेगी। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की है। उसके बाद में है हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है, तो हमीर महाकाव्य से चौहान वंश, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की है, पश्चिम भारत की यात्रा। इसकी दोस्तों किताबें थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न इंडिया नाम की पुस्तक भी थी। वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की किताब है। ये दोस्तों बूंदी जो रियासत है वहाँ आश्रित कवि थे। वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ ने करी है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान प्राचीन सभ्यता स्थल। तो इसमें राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पत्थर युग के अवशेष मिले हमें बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का किया है, ये आपको ध्यान रख लेना है और लोहा मत कर देना, कांसा मत कर देना। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर और राढ़ यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दृष्टवती नदी, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने करे हैं। दोस्तों आप याद कर लीजिए, कालीबंगा अमलानंद, कैसे भी करके लाइजन करके। काली और अमला, आंवला से काला, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, याद नहीं होता तो। और बाकी आपको याद है तो अच्छी बात है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़ से है। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने कौन गए थे? बीबी लाल और बीके थापर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा में नालियाँ किससे बनी थी? लकड़ी और ईंट से बनी थी कालीबंगा के अंदर नालियाँ। उसके बाद देखते हैं कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। फिर कालीबंगा में अग्निवेदिका कहाँ पर बनी होती थी? चबूतरों पर बनी होती थी। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के समान
कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर की चार दीवारी के बाहर कृषि होती थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तांबे की बैल की मूर्ति, ये भी कालीबंगा से मिली है। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो कांस्य का दर्पण कालीबंगा से हुआ है। ये कांस्य की खोज दोस्तों बाद में हुई, कांस्य तो बहुत लेट आया है। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंगा मिला है? दोस्तों ये कालीबंगा से मिला है। तो ये चीज़ें कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का विनाश मानते हैं कि नदियों का पानी और मरुस्थल के बढ़ने से। उदयपुर के जो धूलपुर कोट का संबंध है अहाड़ सभ्यता से है। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जानते थे? धूलकोट के नाम को तांबावती या ताम्रवती के नाम से। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए? तो दोस्तों 6 चूल्हे आपको अहाड़ उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का है। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उच्च कोटि के चावल का उत्पादन अहाड़ सभ्यता से हुआ है। अहाड़ सभ्यता से प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के भट्टी होती है दोस्तों, बड़ी भट्टी होती है। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो अहाड़ सभ्यता के लोग बर्तन भी बनाना जानते थे। उसके बाद में बात करते हैं अहाड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? तो दोस्तों लाल भूरे रंग में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मृदाएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई? तो अहाड़ सभ्यता से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं, 6 तांबे की मुद्राएं हुए और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? तो दोस्तों धूलकोट जब विनाश हो गया था तो उसके बाद में गीलुंड और भगवानपुरा नगर बसे थे। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल है किस सभ्यता से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण कालीन अहाड़ सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बालाथल से ये प्राप्त हुए हैं, 11 कमरे और बड़ा भवन है, दुर्ग जैसे चिन्ह। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों लोहकालीन सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। तो 2 अवशेष मिले हैं बालाथल से, लोहा और तांबे के। लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोहा गलाने की भट्टियाँ बालाथल से मिली है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बालाथल से हुए हैं। एक तो बैराट के अंदर हुए हैं और दूसरे बालाथल से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोस्तों ये दोहरी परतदार सीरा वाली तांबे की पिन यहाँ से निर्यात होती थी। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन से हैं? तो बैराट, सांबर, बागौर और रेड, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। 4 है। बैराट है, विराटनगर कहते हैं जयपुर के अंदर, सांबर जयपुर में है, बागौर भीलवाड़ा और रेड टोंक, ये 4 जगह से लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में है। बीजे की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? बैराट से है। महाभारत काल में बैराट को किस नाम से जानते थे? विराटनगर। पांडवों ने 1 साल अज्ञातवास कहाँ में बिताया था? विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बैराट। किस स्थान से अशोक के बाबरी शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी के मुद्राएं प्राप्त हुई है? दोस्तों बैराट से 36 मुद्रा मिली है चांदी की। कितनी महत्वपूर्ण बात है। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? दोस्तों ये तो 28 मुद्राएं हैं भारतीय यूनानी शासकों की और 8 मुद्राएं हैं इनमें से वो पंचमार्क सिक्के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह
आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, नाचता हुआ दोस्तों, नाचता नहीं, ठीक है। पत्थर की संदूक है, लोहे की कील है, हाथ से बना वस्त्र प्राप्त हुआ है, तो बैराट से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। अगला टॉपिक है दोस्तों आज़ादी से पूर्व का स्वरूप। इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, तो ये देखते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है, तो 4 भाग के अंदर विभाजित किया जा सकता है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने भाग पर फैला हुआ है दोस्तों, 12 जिलों के अंदर है, 61% भाग आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 12 डिस्ट्रिक्ट है और 61% भाग है। कहीं कहीं दोस्तों 13 जिले लिखे आते हैं, तो आप उसको 12 ही सी माने। राजस्थान में 61% भाग जो थार का मरुस्थल है, उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 40% रहती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल राजस्थान का थार का मरुस्थल है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे जो खनिज मिलते हैं। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं, बालू को स्तूप कहते हैं। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 भाग कौन से? मरुभूमि है, गग्गर का मैदानी भाग है, अर्ध मरुस्थलीय भाग है, नागौर की उच्च भूमि है और अंत पर्वत क्षेत्र है। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, कभी याद कर ले आप। मरुभूमि, गग्गर, अर्ध मरुस्थलीय, नागौर का उच्च भूमि और अंत पर्वत। राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9% भाग दोस्तों अरावली का है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभाजित करते हैं 2 भाग के अंदर। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 80%। ये दोस्तों अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। और बाकी खुद अरावली 3 भाग के अंदर है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 10% भाग निवास करता है 9% क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 23% है। और 23% क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं? तो 40% लोग रहते हैं। उसके बाद में किस क्षेत्र को बीड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहते हैं? कोटा से धौलपुर के आसपास दोस्तों जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसे बीड़ कहते हैं। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? आड़ोती के पठार से। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? ये 7% क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आड़ोती के पठार का क्षेत्र है। और यहाँ दोस्तों 7% क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 11%। तो ये जो 4 भाग है इसके अंदर कितने लोग रहते हैं और कितना क्षेत्रफल है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। और राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं? तो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ राजस्थान में मिलती हैं। अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ उप आदर जलवायु मिलती है। सोई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु मिलती है? आदर जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्व में झालावाड़ जिले में जलवायु मिलती है दोस्तों अति आदर जलवायु। राजस्थान की प्रमुख ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, मार्च से जून तक है। फिर वर्षा ऋतु है, जुलाई से सितंबर। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ये भी दोस्तों भारत के अंदर भी ये ऋतुएँ हैं, 3 ही हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं लू चलती हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये दोस्तों पाकिस्तान के उस पार से आती है। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, आपको ध्यान रखना है। अरब सागर मत कर देना कि राजस्थान का नज़दीक है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों अरब सागर के मानसून से, जो साउथ का एरिया वहाँ होती है। और ऑल ओवर बंगाल की खाड़ी। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर बारिश। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, मात्र 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों माउंट आबू है, 150 सेंटीमीटर होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउंट कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? वेस्टर्न विक्षोभ से होती है दोस्तों। ये भूमध्य सागर है, वहाँ से उड़ती है दोस्तों। ये मावट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मावट गेहूँ के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला टॉपिक है जल संसाधन और संरक्षण।
राजस्थान में जल विभाजक पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। अपवा क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली है अपना जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों के अंदर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवा। राजस्थान की बनास, काली सिंध और पार्वती नदियाँ किस नदी में गिरती है? तो यमुना नदी में गिरती है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये बनास है, काली सिंध और पार्वती, ये 3 नदियाँ हैं, यमुना में गिरती हैं और यमुना फिर जाएगी गंगा के अंदर। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुँचाती है? गंगा के अंदर। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुँचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। ये दोस्तों कहना चाह रहा है कि ऐसी जो नदियाँ जो समुद्र में नहीं जाती और स्थल भाग है, चल भाग नहीं दोस्तों, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी कौन सी? घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेड नदी। ये दोस्तों आपको बिल्कुल याद कर लेना है, घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दे देते हैं, जैसे निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? घग्गर दे देगा, बाणगंगा दे देगा, कांतली, और इनमें से कोई एक दे देगा। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी अरब सागर में गिरती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। दोस्तों ये अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मऊ के पास। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ है दोस्तों, यहाँ से प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र तो आपको ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो दोस्तों ये राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। तो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट एक और हो गया, भैंसरोडगढ़ गलत लिखा है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और चित्तौड़। राजस्थान का उद्योग इस नगर को कहते हैं, कोटा नगर को राजस्थान का उद्योग कहते हैं। कोटा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है। बनास नदी का उद्गम है राजसमंद जिले में सेवर की पहाड़ियाँ। दोस्तों खैबर की पहाड़ियाँ गलती की इन्होंने, सेवर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर, ये 5 जिले हैं, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती हैं? तो दोस्तों ये मिलेगी सवाईमाधोपुर का रामेश्वरम स्थान है, वहाँ मिलेगी। बनास नदी कैसी नदी? दोस्तों ये मौसमी नदी है और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास है। ये दोस्तों राजस्थान में बहने वाली सबसे पूर्णतः लंबी है, और बाकी वैसे चंबल नदी लंबी है लेकिन वो राजस्थान से बिहार ज़्यादा बहती है। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के तट पर स्थित नगर टोंक और सवाईमाधोपुर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदियाँ बनास की सहायक नदी है। दोस्तों मैनाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है। लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? अजमेर से होता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? दोस्तों ये होता है गोविंदगढ़ से होता है, नागपाड़ है। लूणी नदी का उद्गम किन धाराओं, 2 धाराओं के मिलने से होता है? दोस्तों सरस्वती व साबरमती नामक 2 धाराएं मिलती है। सागरमती है दोस्तों, साबरमती नहीं है। सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है। और इसके बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद में लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? दोस्तों बाड़मेर का बालोतरा स्थान है, वहाँ से खारा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बालोतरा में क्या है, ज़मीन लवणीय है और वहाँ खारे पानी की झील भी है, तो उसकी वजह से खारा हो जाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी और सागी और गुहिया नदियाँ, ये सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम स्थल एमपी का है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम, जाखम है। और माई, सोम और जाखम बेणेश्वर स्थान है दोस्तों, वहाँ उनका त्रिवेणी संगम स्थित है।
माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में ले जाती है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर से होता है। उसके बाद में दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर की जो बैराट की पहाड़ी है वहाँ से होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना बख्शी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है दोस्तों? तो इसके अंदर है बाणगंगा नदी का पानी है तो नम भूमि का निर्माण करता है। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेटलैंड है नम भूमि दो जगह है, एक तो ये केवलादेव वाला भरतपुर अभ्यारण्य है और दूसरा है सांबर है, ये नम भूमि है, वेटलैंड दो है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। घग्गर नदी का उद्गम तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय का सबसे निचला भाग है। घग्गर नदी कैसी आंतरिक प्रवाह की नदी है? घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी कहाँ पर भूमिगत हो जाती है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो ये है सरस्वती नदी की प्राचीन सहायक नदी मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को और भाखड़ा नांगल परियोजना के संबंध में कहा था। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और एमपी की है। चंबल नदी पर कितने बांध हैं दोस्तों? 4 बांध है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध है गांधी सागर बांध है और 3 बांध राजस्थान में। चित्तौड़ के अंदर दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है और चंबल नदी का कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। उसके बाद दोस्तों बात करें माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है और माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? पेयजल है, जल विद्युत और सिंचाई है। बिसलपुर परियोजना का संबंध टोंक जिले से है और बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में टोडा राय सिंह नगर के पास दोस्तों बिसलपुर गाँव है, यहाँ से बिसलपुर बांध का बांध स्थित है। बिसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? जयपुर, अजमेर और टोंक, 3 डिस्ट्रिक्ट में पेयजल की आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 4 राज्य हैं दोस्तों, ऑप्शन में पूछ लेता है किस राज्य में नहीं है, तो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध है। उसके बाद में दोस्तों बात करें यदि सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फ़ायदा मिलता है दोस्तों? इससे बाड़मेर और जालौर जिले में सिंचाई होती है और पेयजल सुविधा भी मिलती है। सांचौर के आसपास वाले क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पानी पहुँचता है नर्मदा नदी का। जवई बांध कहाँ है? पाली में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर की है। जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी बांध, जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। परंपरागत जल स्रोत कुबे, बावड़िया, जौहर, टांके, खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जना सागर झील, जना सागर ध्यान रखना उदयपुर में। वरना सागर अजमेर के अंदर और जना सागर उदयपुर के अंदर। गोवर्धन सागर, रस सागर। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों ये जयसमंद झील है। जोधपुर की प्रमुख झील कौन सी? बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर। जैसलमेर में स्थित झील है गढ़सीसर तालाब है। गैप सागर झील डूंगरपुर में। कोलायत झील बीकानेर की, जो दोस्तों कपिल मुनि का मेला बढ़ता है यहाँ पर। सिलीसेट झील अलवर की है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग, इसका नाम ध्यान रखना है। 8वां दोस्तों है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र है। रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? इसकी बुआई कब होती है रबी की फसल की? आपको ध्यान रखना है। तो रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में, जो सर्दियाँ शुरू होती है तब की बात है, गेहूँ के आसपास। रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल के अंदर, जब सर्दी खत्म हो जाती है। प्रमुख रबी की फसल गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खरीफ की फसल बुआई होती है जुलाई अगस्त के अंदर, बारिश आती है उस समय। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। जायद की फसल कब बोलते हैं? मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। खरीफ और रबी की फसल के मध्य की बात है। प्रमुख जायद फसलें कौन सी दोस्तों? ये खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी। खरबूज, तरबूज और ककड़ी जो होते हैं सब्जियाँ बनाने काम आती हैं।
इन्हें कहते हैं जायद की फसल। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है दोस्तों? तो बाजरा, सरसों और ग्वार, ये 3 धान होते हैं। बाजरा, सरसों और ग्वार राजस्थान पहले नंबर पे है। राजस्थान जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? यूपी के बाद सेकंड नंबर आता है जौ और चने के, और पहला है बाजरा, सरसों और ग्वार। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी भाग में। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है? मक्के की। किस जिले में सर्वाधिक गेहूँ गंगानगर से उत्पादन होता है? पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि वेस्टर्न राजस्थान से सिंचित होती है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? दोस्तों 35% क्षेत्र है वहाँ सिंचाई होती है और 65% है वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है दोस्तों? कुएं और ट्यूबवेल से होती है। कितनी होती है? 66%। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इतनी नदियाँ हैं नहीं, इंदिरा गांधी नहर को छोड़ के और नर्मदा को छोड़ के। राजस्थान में नहरों से कितना सिंचाई कितनी होती है? तो 33% क्षेत्र है नहर से होता है और 66 होता है कुएं ट्यूबवेल से। सबसे कम सिंचाई होती है दोस्तों तालाब से होती है। और पशुपालन की दृष्टि राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है? 11.27। 20वीं पशुगणना 2019 राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? तो ऊँट और गधे दोस्तों कमी हो रही है। 20वीं पशुगणना 2019 राजस्थान के किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई दोस्तों? गाय और भैंस में इसमें वृद्धि हुई दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में किस प्रकार के खनिज कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के। सर्वाधिक खनिज कौन सा दोस्तों? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और कौन से खनिजों का राजस्थान में एकाधिकार है दोस्तों? ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, ये चीज़ें राजस्थान में एकाधिकार है और कहीं नहीं पाई जाती है। उसके बाद भी बात करते हैं आधारभूत सेवा के अंदर। साक्षरता है राजस्थान के 66.11, पुरुष है साक्षरता 79.19 और महिला साक्षरता 52.12। आपको तीनों फैक्ट याद कर लेने हैं। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए दोस्तों? तो उप स्वास्थ्य केंद्र है 1000 की आबादी पर स्थापित किए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? 230,000 की आबादी है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उप स्वास्थ्य केंद्र 1000 की आबादी पर। राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर कौन से केंद्र स्थापित होते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। 33 जिलों में से किस जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 33 में से 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? और डाक विभाग के अंदर। ये ध्यान रखना, आपको अच्छा ब्याज मिलता है। और जब लड़कियां 21 साल की हो जाती है तब उन्हें पूरा पैसा मिलता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई दोस्तों कहाँ है? राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर है। सड़कों की सबसे कम लंबाई धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा NH 15 है? तो दोस्तों जैसलमेर बीकानेर यहाँ चलता है, पठानकोट तक जाता है। NH 15 का नया नाम क्या है? NH 68, 11, 62। तो दोस्तों ये अभी नए नाम आए हैं, ये भी आपको याद करने हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 71B है। दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका आपको सीधा सा फॉर्मूला, यदि जो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर उनको सम संख्या मिली है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या, और पूर्व से पश्चिम राजमार्ग है उनको विषम संख्या मिली है 1, 3, 5, 7, उस टाइप पे दी आप यदि तो तुक्का लगाओ तो भी लगा सकते हो। 71B का नया नाम क्या है? NH 919 है, जो सबसे छोटा राजमार्ग है। रेलवे के कितने जोन है? राजस्थान में 2 जोन है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, 2 जोन है। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? रेलवे के 5 मंडल राजस्थान में है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो दोस्तों 2 संभाग मुख्यालय वहाँ मंडल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक भरतपुर में नहीं है और दूसरा उदयपुर में नहीं है। और रेलवे के जोन राजस्थान में 2 हो गए, और वैसे टोटल 18 जोन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल उदयपुर में है।
ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई, कहाँ चलाई गई थी, कब चलाई गई? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, बांदीकुई दौसा के अंदर 1874 के अंदर, अप्रैल 1874। अंतिम टॉपिक दोस्तों, पूरी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है दोस्तों? पूरी राजस्थान की 4 हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियाँ कितनी हैं? 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। तो दोस्तों पूर्व और पश्चिम के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। गण और गौर क्या मतलब क्या है? गण यानी शिव जी और गौर यानी गौरी पार्वती। सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार तीज का त्यौहार है। भादों माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस त्यौहार को मनाते हैं? कजली तीज को और सातुड़ तीज को। होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मेला सील की डूंगरी में स्थित है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा दोस्तों? वल्लभनगर कस्बे में है। पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को केला माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों करौली के अंदर है ये, स्वयं पता नहीं क्या लिखा है। केला माता के स्वयं माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इससे कहते हैं लक्खी मेला कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो केला माता का मेला दोस्तों स्वयं माधोपुर में नहीं है, करौली के अंदर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। लक्खी मेला होता है, लांगूरिया गीत गाया जाता है, ठीक है। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादश से चैत्र शुक्ल द्वादश तक। महावीर जी के मेले का आयोजन चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीय तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग लाल है। दशहरा मेला कोटा का है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो महाराणा फतेह सिंह जी थे उदयपुर के, 1899 उनके राज्य में होता है। हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों कहाँ से भारत आए थे? ईरान से आए। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इनका जो उर्स लगता है अजमेर के अंदर है इनकी दरगाह। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वेणेश्वर है। वेणेश्वर मेले का आयोजन है डूंगरपुर जिले में माई जाकम और सोम नदी के संगम पर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी? करणी माता, देशनोक की बड़ी। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। फिर गलियाकोट का उर्स और डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे से। गलियाकोट उर्स में किसकी मज़ार है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार है दोस्तों। किस मज़ार को मज़ार फकरी कहते हैं? तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार को कहते हैं। दाऊदी बोहरा समाज का आस्था केंद्र दोस्तों गलियाकोट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। काफ़ी शिक्षित समुदाय होता है दाऊदी बोहरा समुदाय। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। राजस्थान में कौन से लोक देवता पंचवीरों में शामिल है? रामदेव जी, बाबू जी, मैया जी, अड़बू जी और गोगा जी। तेजा जी नहीं इसके अंदर। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। तेजा जी मेले का आयोजन परबेसर नागौर के अंदर है। और वैसे दोस्तों करनाल के अंदर भी होता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी है। और पाबू जी का मुख्य स्थान दोस्तों क्या है? पाबू मंड पता है, कोड़ूमंड के अंदर है ये, फरौदी तहसील जोधपुर के अंदर है। मीराबाई का जन्म मेड़ता राठौड़ वंश के कुड़की गांव में, अभी पाली में पड़ता है, पहले मेड़ता रियासत हुआ करती थी। मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश में भोजराज जी से हुआ। दादू दयाल ने अकबर से कब भेंट की? 1585 के अंदर फतेहपुर सीकरी में दोस्तों मिले थे। जयपुर के राजा थे ये भगवंत दास, वो उन्होंने मिलवाया था। विष्णुई पंथ के समर्थक कौन है? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर गाँव है नागौर के अंदर। जसनाथ जी का जन्म पत्रियासर बीकानेर। जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलग जगह दोस्तों ये सरदानाथ जी थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। सरदानाथ जी का संबंध किस रियासत से था? शेखावाटी से। सरदानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर करी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? सरदानाथ जी ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ से मिलते हैं? कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बस्सी चित्तौड़ के। लकड़ी के खिलौने और कठपुतले उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। लकड़ी की मूर्तियाँ
जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लकड़ी के फर्नीचर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो शेखावटी और बीकानेर के टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध मोलेला गाँव नाथद्वारा। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है दोस्तों। सोनी परवार थेवा कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके साथ दोस्तों ये जो हमारी कक्षा 6 की पुस्तकें पूरी होती हैं। और यदि दोस्तों आपको ये किताब अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों को भेजें दोस्तों ग्रुपों के अंदर। यदि दोस्तों आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे की किताबें हैं, 4 किताबें हैं, वो 4 वीडियो में करवा दूँगा। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।